इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि हम किसी एक चीज से जुड़े हुए नहीं है या किसी भी विषय का आज एकांगी अध्ययन करना संभव नहीं है। जितने भी सवाल आप कमीशन में देखते होंगे तो वो एक एक्सप्लेनेशन की डिमांड करता है और आपसे सुझाव भी मांगता है। गलतियां क्या करते रहते हैं बचपन से कि अरे पहले तो प्रीलिम्स निकालने हैं और फिर हम मुख्य परीक्षा को पढ़ेंगे। ऐसा होता ही नहीं। कंसेप्ट को जाने बिना फैक्ट क्या आप अपने दिमाग में रख सकते हैं? कठिनता का मतलब क्या होता है कि जब हमें समझने में अपने किसी अप्रोच को लगाना पड़ता है। गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? तो आज हमें थोड़ा सा चर्चा करनी है अप्रोच पर, है कि हमें कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है। क्यों? आप लोगों को कैसे पढ़ना है। तो इसमें 3 सेगमेंट को मैं लेकर के चलूँगा, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस। उन पर हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे कि ये हमें कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। लेकिन उससे पहले एक पढ़ाई का एक मेथड जो आपको होना चाहिए या आपके पास होना चाहिए वो हम सीख लेते हैं थोड़ी। इसके बाद हम देखेंगे सभी विषयों पर कि जितने भी कमीशन के विषय हैं वो कैसे आज अपने आप को काम कर रहे हैं। अभी बाहर गए हैं क्या बच्चे? पानी वानी पीने? अच्छा अच्छा, तो आ जाने दीजिए 2 मिनट। और भी हैं नीचे क्या लोग? अच्छा, तो आप सब ग्रेजुएट तो होंगे ही, है ना? और ग्रेजुएशन करके कुछ साइंस के होंगे, कुछ मानवीय विज्ञानों के होंगे और कुछ इंजीनियर भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, डॉक्टर भी होंगे, सब विषय से आए होंगे ना। कमीशन समय और परिस्थितियों के आधार पर अपनी परीक्षा प्रणाली को परिवर्तित करता है। तो वर्ष 2013-14 के पश्चात, इनफैक्ट 13 के बाद से वो धीरे धीरे मानवीय तरफ जा रहा है। तो अब आप अगर देखते होंगे तो 3 अप्रोच के आधार पर वो प्रश्न पूछता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कभी कभार देखते हैं, देखे होंगे कि कैसे हैं, स्पेशली मुख्य परीक्षा के। प्रीलिम्स परीक्षा तो उसका कोई दीन ईमान नहीं होता है। तो कंटेंट बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वो जैसे चाहे वैसे सवाल पूछ लेता है। लेकिन मुख्य परीक्षा, अगर हम मुख्य परीक्षा को देखें तो उसमें 3 चीजों को लेकर के चल रहे हैं। एक तो अंतर समन्वयात्मकता है, अंतर समन्वयात्मकता। अब आप कहेंगे इतना बहुत भारी शब्द क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि हम किसी एक चीज से जुड़े हुए नहीं है या किसी भी विषय का आज एकांगी अध्ययन करना संभव नहीं है। आप कहें कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमी हम पढ़ लें तो ऐसा संभव नहीं है। उसे आप इकोनॉमी को आप पॉलिटिक्स के साथ जोड़ करके देखते हैं, इकोनॉमी समाज के साथ भी जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के साथ जुड़ा हुआ है। तो देश की अर्थव्यवस्था में सभी डायमेंशंस का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक मूल्य कैसे हैं, अगर वो अच्छे हैं तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। तो अंतर समन्वयात्मकता का आशय होता है कि हम एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर के आते हैं।
preparation is not just about reading books or watching online lectures. It requires personal guidance, real discussions, and structured practice. This is where offline mentoring makes all the difference. Unlike online learning, where doubts often remain unresolved, offline mentoring offers direct interaction, real-time feedback, and an environment of discipline and competition. One-to-one sessions help students get tailored advice, strategy corrections, and focused improvement. Every aspirant has different strengths and weaknesses. Personal mentoring helps address them effectively. Ground discussions sharpen analytical thinking and help students develop a multi-dimensional perspective on issues crucial for prelims, mains, and interview. Elocution sessions help in personality development, clarity of thought, and confidence, essential for UPSC interviews. Test writing is the most crucial part of UPSC preparation. It helps in time management, structuring answers, and improving content quality. Offline mentoring is not just about teaching, it's about grooming future officers with the right guidance, discipline, and confidence. So if you are preparing for UPSC, make sure you have the right mentor by your side. इसके बाद इसमें एक और चीज जोड़ दी गई है, वो है उत्तर आधुनिकता। आधुनिकता जिसमें क्या होता है कि हर क्षेत्र मानवीय दृष्टिकोण को आधार बना करके चलता है। जैसे अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन जलवायु पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, ठीक? ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखा जाए। क्या समाज में वस्तुओं में मिलावटखोरी होनी चाहिए या फिर मिलावटखोरी से दूर करने के लिए हमें नीतियां बनानी चाहिए? मतलब पॉलिसीज में पोस्ट मॉडर्निटी हो, व्हाट आउट टू बी। तीसरी चीज आ जाती है इसमें उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहार, हमारा व्यवहार क्या है और हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, ये दोनों में अंतर समझते हैं आप? अभी हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस है। व्हाट आउट टू बी। अब आप प्रश्न देखें, यहां पर जितने भी सवाल आप कमीशन में देखते होंगे तो वो एक एक्सप्लेनेशन की डिमांड करता है और आपसे सुझाव भी मांगता है। ज्यादातर सवालों में सुझावात्मक स्थिति रहती है कि आप क्या चाहते हैं या किस तरीके से आप भारत सरकार को सलाह दे सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर देखें कि भारतीय शासन व्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित हैं। इस समय भारत सुशासन को अपने शासन का आधार बना रहा है, तो सुशासन में किस तरीके की अपेक्षाएं हैं वो आपसे सुझाव मांगेगा। अगर हम ई गवर्नेंस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो ई गवर्नेंस में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को हम कैसे दूर कर पाए। तो हर जगह क्या होता है, यहां से आप देखेंगे तो सभी विषयों को उसने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। कोई भी पूरे कमीशन के जितने भी आप पेपर देखेंगे उन सभी पेपर्स में 60% सवाल ऐसे होंगे जो इंटरडिसिप्लिनरी है, 60%, जिसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये हमने इकोनॉमी पढ़ा है, ये हमने पॉलिटी पढ़ा है, ये हमने ज्योग्राफी पढ़ा है या ये हमने हिस्ट्री पढ़ा है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रेडिशनल हैं, जो सामान्यतः मुख्य परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं, जिनका कोई रेलेवेंसी नहीं बचा है या जिनमें कोई परिवर्तन करने की संभावनाएं नहीं है, वो मुख्य परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगे। तो सभी सवाल अब अगर आप देखें तो इंटरडिसिप्लिनरी पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच पर बनाए जाते हैं। जैसे आप अभी कहाँ हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी तैयारी का तरीका कैसा होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। अब वो जमाना खत्म हो गया जब हम किताबें पढ़ करके ही पास हो जाते थे। अब बहुत ज्यादा किताबों की भूमिका रह नहीं गई। नॉलेज को हमेशा इंप्लीकेट करने की जरूरत है। ज्ञान अगर क्रियात्मक नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हमने जो भी पढ़ा
उसे अगर हमने व्यवहारिक जगत में प्रयोग नहीं किया तो हम वर्तमान परिस्थितियों को उसके साथ मिला नहीं पाएंगे, और जब हम मिला नहीं पाएंगे तो उसकी कमियां हम नहीं देख पाएंगे। जो हमने पढ़ा उसकी कमियां भी तो होंगी ना। तो हमेशा आपके अंदर जो भी तर्क उत्पन्न हो या जो भी नॉलेज आप कलेक्ट करें, इकट्ठा करें, ज्ञान प्राप्त करें, उसे इंप्लीकेट करना जरूरी है। उसे हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई शब्द आपके जहन में नहीं उतर रहा है या आपने नहीं सुना है, तो आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत में उसका प्रयोग कर लो। जैसे ही आप बातचीत में उसका प्रयोग करेंगे तो वो शब्द का आप यूज टू हो जाएंगे। और व्यवहारिक प्रक्रिया में हम सब हिंदी बोलते हैं या जो भी भाषा हम बोलते हैं, वो हमारे जहन में क्यों उतर जाती है? क्योंकि हम उसका बार बार प्रयोग करते हैं। बार प्रयोग करते हैं तो वही कंटेंट, वही फैक्ट, वही वर्ड हमारे दिमाग में आ जाता है या नहीं? हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और तुरंत वो आ जाता है कि हाँ, अब हमें ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। तो ऐसी स्थिति में जितना दायरा आपका प्रयोगात्मक रहेगा आपके अध्ययन का, उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। पढ़ने का तरीका हमेशा सरल होना चाहिए, और कोई भी जटिल से जटिल चीज हो उसको सरल बना करके कि ये कोशिश करें हमेशा अपने आप को मास्टर समझें। अपने आप को मास्टर कैसे समझें? कि जब आप पढ़ रहे हो किसी चीज को, तो सामने मेरे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, क्या मैं यही बात सामने वाले को समझा सकता हूं? तो जिस दिन आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि हाँ, आप दूसरे को समझा सकते हैं, अब ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? पढ़ाना होगा, है ना? जैसे आपने हमसे पढ़ा, हमने पढ़ाया आपको। अब जितना आपको ऐसा कोई स्टूडेंट मिल जाए जो आपका दोस्त है या उसे नहीं पता है, तो जा करके उसको आप समझा दो। वो ना भी समझना चाहे तो उसे पकड़ करके समझा दो। जितना वो दूर भागेगा, जितना आप उसे समझाएंगे, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। तो पढ़ाने के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा मूर्ख बच्चे हों, मैं ऐसा नहीं ढूंढता हूं, लेकिन उतना ही आप अपने नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और कोशिश करिए कि ये मेरी बातों को समझ जाए, तो आपका जो हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे कैसा आएगा? नीचे आएगा। जैसे ही वो नीचे आएगा तो उस नॉलेज का इंप्लीकेशन करना आप सीख जाओगे। सीख जाओगे या नहीं? तो फिर जब आप सीख जाओगे तो आपको प्रयोग करने का अवसर मिल जाएगा, और फिर वहां आप कमियां देखेंगे तो सुझाव देना सीख जाएंगे। तो कभी ये नहीं सोचना है, ये तो सोचना ही नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं। ये सोचना है कि हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं उसको समाज में कैसे हमें प्रयोग करना है। तो ये तीन चीजें ध्यान रखना है। ये आपको क्या करेगा? विभिन्न प्रकार के विषयों के बीच में एक नेटवर्क बनाएगा। इस नेटवर्क में यहां पर ज्योग्राफी है, यहां पर पॉलिटी है, यहां पर आपका एथिक्स है, यहां पर आपका गवर्नेंस है, यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन है, यहां पर सिक्योरिटी है। एवरीथिंग आपका इन सब जुड़ गया। ठीक है? अब जैसे ही वो जुड़ गया तो फिर आप यहां तो सीख लिया कि साहब ऐसा ऐसा है, फिर आप यहां पर क्या बनाएंगे? इसे कैसा होना चाहिए? पोस्ट मॉडर्निटी में आप यहां पर मानवीय मूल्य, जब मानवीयता जोड़ देंगे आप, जैसे ये हुआ कि हमें शासन कानून के आधार पर करना चाहिए, सामान्य सी बात है। लेकिन कानून तो परिवर्तनशील है ना, समाज परिवर्तनशील है और कानून स्थिर है। तो क्या कानून को परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। कानून जब परिवर्तित किया जाए तो निरंतर वो कैसा हो? मानवीयता के अनुकूल हो। अब अगर भारतीय समाज में पहले कोई एक कानून रहा होगा, मान लिया कि 1985 से पहले हमारे यहां पर सिटीजनशिप का एक कानून हुआ करता था कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर है और उसको कोई संतान उत्पन्न होता है और वो पुरुष है, तभी उसकी संतान को भारत की नागरिकता प्राप्त हो पाएगी। क्या यह बात ठीक थी? नहीं थी ना। यह कैसे पता चला आपको कि यह बात ठीक नहीं थी?
ये आपको पता चला क्योंकि महिलाएं भी तो भारत से बाहर जा सकती हैं, और अगर कोई महिला विदेश में जाकर के विवाह करती है किसी विदेशी पुरुष के साथ, उसको संतान उत्पन्न होगी, तो उसे भारतीय नागरिकता क्यों ना दी जाए? ये होना चाहिए या नहीं? तो जब हमें ये पता चला कि नहीं, महिलाएं भी बाहर जाती हैं, पहले आपने जब कानून बनाया था तो क्या सोच करके बनाया? नहीं, महिलाएं तो बाहर जाती नहीं है, महिलाओं के अंदर लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है, तो आपको बनाने की कोई आवश्यकता हुई नहीं। लेकिन महिलाएं भी बाहर गई, महिलाएं भी काम कर रही हैं, रोजगार कर रही हैं, तो आपके अंदर ये आया कि नहीं, महिलाएं भी अगर बाहर जाकर के विवाह करती हैं और उनको संतान उत्पन्न होती है, तो उन्हें भी तो, उनके बच्चों को भी तो नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो फिर आपने 1985 में उस कानून को संशोधित कर दिया, और संशोधन करके बाद यह हुआ कि भारत का कोई भी नागरिक अगर भारत से बाहर रह रहा है और उसकी संतान उत्पन्न होती है, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सके। इंप्लीकेशन हो गया या नहीं? और कैसा संशोधन रहा? मानवीय रहा या नहीं? तो आपने इंप्लीकेट किया तो मानवीय हो गया। जैसे बहुत सारी ऐसी स्थितियां हुआ करती थी जो मानवीय नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आपने उनको समाज में प्रयोग किया तो आपको यह नजर आ गया। जब आप प्रयोग नहीं करेंगे तो नजर नहीं आएगा। अब ये तो आपने के मानवीयता के साथ जोड़ दिया, फिर ये आपको बताएगा कि क्या होना चाहिए। अब आप यहां पर सुझाव देंगे। यहां से आप देखो, प्रश्न आया, प्रश्न को आपने एक्सप्लेन कर लिया, जब आपने उसे इसके साथ जोड़ा, पोस्ट मॉडर्निटी के साथ जोड़ा, तो आपको क्रिटिक्स नजर आए कि कमियां क्या क्या हैं। आप चैलेंजेस लिख सकेंगे, यहां पर आप उसके कमियां लिख सकेंगे। कमियां आपको नजर आई तो आप यहां पहुंच जाएंगे तो सुझाव दे सकेंगे कि इन कमियों को दूर करने के लिए क्या होना चाहिए। तो तीन एक बढ़िया से टेबल बना करके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्ट मॉडर्नाइजेशन एंड वैल्यू ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये सारे कंसेप्ट जब आपको समझ में आ जाएंगे तो किसी भी प्रश्न का आप उत्तर सोचने के लिए सक्षम हो जाएंगे, और आप सोचना शुरू कर देंगे, हां इसको कैसा होना चाहिए और इसे कैसा नहीं होना चाहिए। राइट? तो एक तो तरीका आपको यह बनाना है, ये जब आप और हम मिलेंगे और बैठेंगे तो हम ये बात करेंगे कि ये क्या क्या होता है एक्सप्लेन करके। तो अभी सिर्फ इतना जानें कि जो भी कमीशन का अप्रोच है, अब घर जाकर के आप परीक्षा के प्रश्न देखिएगा तो प्रश्न आपको नजर आएंगे कि सारे के सारे प्रश्न, मतलब मोर देन 60% क्वेश्चंस वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर बेस्ड है, वो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन पर बेस्ड है, वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म पर बेस्ड है। ठीक है? अब जैसे ये आप कर लेते हैं तो अब मैं अपने विषय पर पहुंच जाता हूं। यहां पर कोई समस्या की कैसे आएगा, क्या क्या होगा, ये समझ गए? अब इनको मिलाना होगा, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं भविष्य में आपको बताऊंगा, तो एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखना है, फिर आप ऐसे करें। अब जो हमें चर्चा करनी है, या मैं आपके साथ जिन जिन विषयों पर विचार करूंगा, वो तीन होंगे, तीन सब्जेक्ट होंगे। एक तो मैं आपके साथ में अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो मैं आपको बहुत बढ़िया संबंध बनाना सिखा दूंगा, लेकिन उसका प्रयोग व्यक्तिगत जीवन में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करना है। नहीं तो पता चले साहब आप ढूंढना शुरू कर दें कि अब हम यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे। बनाएं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, संबंध हमेशा सकारात्मकता को जन्म देते हैं। तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना सिखाऊंगा। रिलेशन कैसे बनाएं उसके लिए आपको सुरक्षा से भी परिचित करवाऊंगा कि आप अपने आप को कैसे सिक्योर रखें, आपके नेशनल सिक्योरिटी क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद मैं आपको शासन और सुशासन के बारे में ये बात करूंगा। ये तीनों सब्जेक्ट आपको मुख्य परीक्षा में 4-4 सवाल देंगे। ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशन ये आपका सेकेंड पेपर का पार्ट है और इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न का जो नंबर्स होंगे वो 60 to 80 मार्क्स तक ये रहेगा। 60 से 80 नंबर के सवाल यहां पर रहेंगे। ये सिक्योरिटी है जो आपको थर्ड पेपर में मिलेगी, और यहां पर भी 4 सवाल रहेंगे एज इट इज। ये भी 60 से 70 नंबर तक का यहां पर प्रश्न आएंगे।
60 से 70 नंबर की स्थिति यहां पर रहती है। कभी 60 नंबर, कभी 50 भी हो सकते हैं, तो कभी 80 भी हो सकते हैं। ठीक। इसके बाद गवर्नेंस है, यहां से भी ये सेकंड पेपर में आएगा और यहां से भी 4 सवाल आएंगे और सेम सिचुएशन ये रहेगी। तो मतलब आपके लगभग 180 से 200 नंबर का मनुष्य हूं मैं आपके साथ। जो आपको मैं इनसे परिचित करवाऊंगा 180 टू 200 क्वेश्चंस तक। अब इन्हीं सभी सवाल को अगर हम प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखें तो यहां इन दोनों टॉपिक्स को मिला करके 12 से 15 सवाल आपको प्रीलिम में आएंगे। प्रीलिम्स में 12 से 15 जिनका अप्रोच होगा या तो वो करंट बेस्ड होंगे या वो आइडिया बेस्ड होंगे, यहां से पूछे जाएंगे। गवर्नेंस और पॉलिटी को प्रीलिम्स में अलग नहीं किया जा सकता है, अलग करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप अलग करें तो लगभग 3 से 4 सवाल आपको यहां आएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के 15-20 सवाल आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे। हालांकि मैं प्रीलिम्स को लेकर के आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा कि ये प्रीलिम्स में आएगा ये नहीं आएगा, वो हो जाएगा, ठीक है ना। आपको उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो काम हम करेंगे उसमें से वो सवाल आ जाएंगे। पढ़ना हमेशा मुख्य परीक्षा पड़ती है और प्रारंभिक परीक्षा हो जाता है, तो इसलिए प्रारंभिक परीक्षा को आप लेकर के पढ़ाई नहीं करते हैं। गलतियां क्या करते रहते हैं बचपन से कि अरे पहले तो प्रीलिम्स निकालने हैं और फिर हम मुख्य परीक्षा को पढ़ेंगे, ऐसा होता ही नहीं। कंसेप्ट को जाने बिना फैक्ट क्या आप अपने दिमाग में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो पढ़ाई का तरीका होता है मुख्य परीक्षा, और जब हम मुख्य परीक्षा को पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स हमारे लिए बड़े आसानी से हो जाता है और उसे हम काम कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस कर देता हूं कि जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है तो क्या क्या है। अब यहां पर ये एक इंटरनेशनल रिलेशन है, इसका क्यों शामिल किया गया, ये सब सामान्य सी बातें होती हैं ताकि दुनिया के देशों के साथ में हमारे रिलेशन कैसे हैं, क्या क्या काम चल रहा है। कोई भी देश एकांगी तौर पर आज के वैश्वीकरण के युग में अस्तित्व नहीं रख सकता। स्विट्जरलैंड ने बहुत पहले यह विचार किया था कि मैं तो अकेले अपना जीवन बिता सकता हूं। वर्ष 2000 से पहले वो ऐसा सोचता था कि मैं एक क्लोज्ड इकोनॉमी बन करके और काम कर सकता हूं, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला नहीं, ऐसा नहीं है, और उसने भी अपने मार्केट को, उसने भी रिलेशंस बनाने शुरू किए। वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर चल रहा था, फिर धीरे 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 आज की स्थिति क्या है कि वो भी इंटरनेशनल रिलेशन बनाता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध हम इसलिए देखते हैं कि पूरी दुनिया में कैसे चल रहा है। अच्छा देखो, जब तक हमारा अध्ययन सापेक्षिक ना हो या जब तक हम रिलेटिविटी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं तब तक क्या हम विकास कर सकते हैं? किसी भी विकास के लिए सापेक्षिकता का होना, अगर मैं मान लूंगा मैं तो निरपेक्ष हूं तो हम जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हमेशा कैसा होना चाहिए? सापेक्षिक। अगर आपके सामने यह चुनौती ना हो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो आप कैसे हो जाएंगे? अरे हम तो बढ़िया हैं, संतुष्टि आ जाएगी। और संतुष्टि अवनति का एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे आप संतुष्ट हुए वैसे ही आप नीचे गए। इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मानवीय समाज अगर होना है तो फिर आप हिमालय चले जाइए और वहां आप संतुष्ट रहिए और काम करिए। अगर मानवीय समाज में आपको रहना है तो क्या होना पड़ेगा? असंतुष्ट रहना होगा। असंतुष्ट रहने से प्राप्त करने की चेष्टा बढ़ती है, और जैसे ही आप प्राप्त करते हैं वैसे ही फिर समाज में आपका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही एक राष्ट्र होता है, हर राष्ट्र अपने आप में असंतुष्ट है और वो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करता है। पहले वो अपने आवश्यकताओं को फिल करता है, फिर अपने पावर को बढ़ाता है, फिर अपने प्रभाव को बढ़ाता है। जैसे आज भारत है, आज भारत अभी मैं बता रहा था कि 2.0 पर काम कर रहा है। 2.0 पर काम करने का मतलब क्या हुआ कि पूरी दुनिया में हमें अपने प्रभाव को बढ़ाना है और पॉलिसी मेकिंग में एक सक्रिय भूमिका निभानी है। तो जितनी मात्रा में हम शक्तिशाली होंगे तभी तो हमें प्रभाव हमारा बढ़ेगा ना।
इंटरनेशनल रिलेशन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है ताकि हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी आए वो प्रशासन को संचालित करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि उन्हें समाज को सापेक्षिक और दुनिया से तुलना करनी है कि दुनिया के समाज किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से हमें बनना है। उदाहरण के तौर पर जैसे आप चाहते हैं कि हमें पंचायत व्यवस्था पर काम करनी है, आप बहुत सारे आईएएस बनेंगे बच्चे, तो पंचायत व्यवस्था पर काम करेंगे, किस तरीके से आप पंचायती व्यवस्थाओं को, अब अगर आपको ये पता है कि पंचायती व्यवस्था में हमारे रूल्स और रेगुलेशन ये हैं, तो आप उन्हीं को लागू कर देंगे, फिर आपने क्या किया। लेकिन अगर आपको यह पता है कि नॉर्वे में पंचायत व्यवस्था कितनी बढ़िया चल रही है, वहां के लोग कैसे काम कर रहे हैं, वहां पर अगर एंटी ब्लैकसाइजेशन मूवमेंट चल रहा है तो वो क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, कॉमन पीपुल्स को अपने डेवलपमेंट के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है, गवर्निंग पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो आपको नॉर्वे की व्यवस्था पता चल गई। अब जब नॉर्वे की व्यवस्था पता चल गई तो आप अपने अधिकार क्षेत्र में उस व्यवस्था को व्यवहारिक बनाने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपको यह पता है कि हां वहां ये जो व्यवस्था चल रही है वो रिलेटिवली और ज्यादा अच्छी है, तो हम दुनिया के देशों से ये सीखते हैं कि कौन सी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, उनसे हम अपनी व्यवस्थाओं को और अधिक, अब चूंकि आप कार्यपालिका के सदस्य होंगे, जमीनी स्तर पर काम कर रहे होंगे, वैसे अच्छा लग रहा होगा ऐसा सुनकर के, नहीं, जब आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे होंगे तो ये सारी बातें आपको अच्छा फीलिंग देंगे या नहीं, इसी से आप अपने प्रभाव को बढ़ा पाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रश्न पत्र द्वितीय में ये कुछ कंसेप्ट हमने रखे हैं। अब पाठ्यक्रम क्या है इंटरनेशनल रिलेशन का, तो जो मैंने आपको बताया कि यहां पर अगर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ समसामयिक घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं में प्रारंभिक परीक्षा में 3 प्रकार के सवाल होते हैं। एक तो सवाल होता है जो कंसेप्ट या सिद्धांत आधारित सवाल होते हैं, कुछ सवाल होते हैं घटनापरक, कुछ जिसको आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कहेंगे कि कोई घटना हो गई, उसी को आपने उसके साथ जोड़ करके और सवाल पूछ लिया, ठीक है ना। कुछ एक हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक स्थिति के सवाल होंगे। ऐतिहासिक जैसे मान लीजिए कि नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है, अब वर्ष 2025 में नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का कोई सम्मेलन आयोजित किया, उसमें जो बातें हुई वो तो करंट अफेयर की हो गई। अब वहीं से उसने क्या पूछ दिया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन कब हुआ था, तो ये सवाल कैसा हो गया, एक हिस्टोरिक हो गया ना। ज्यादातर ऐतिहासिक सवाल ऐसे होते हैं जो वर्तमान प्रसंग से जुड़े होते हैं। कमीशन हमेशा बेवकूफ बनाने की कोशिश कभी नहीं करता, या यूं आप कहें कि हवा में कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना किसी सर पैर के वो सवाल नहीं पूछता है। सर पैर क्या होता है, जब भी कोई हिस्ट्री से या हिस्टोरिक क्वेश्चंस उठाएगा तो जरूर उसका किसी ना किसी कंसेप्ट या किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेशन होगा। ऐसे हवा में सवाल वो नहीं पूछता है, क्योंकि अगर हवा में सवाल पूछे तो पाठ्यक्रम वैसे भी नहीं है, तो विद्यार्थी के लिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए हमेशा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हिस्ट्री, चाहे वो पॉलिटिकल हिस्ट्री हो चाहे वो कोई भी, कुछ ना कुछ रिलेवेंसी होती है। बहुत रेयर सवाल ऐसे होते हैं, जैसे आप देखो अगर आप हिस्ट्री के सवाल ही देखें तो मध्यकाल से सवाल कम पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं कम, क्योंकि वर्तमान में रिलेवेंसी कम नजर आने लगती है। तो ऐसा होता है या नहीं। अब आप देखेंगे कि साहब मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल पूछे जा रहे हैं, आप देखेंगे एंशिएंट से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उनका रेनेशा हो रहा है, उन चीजों को दोबारा उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो सवाल वहां से पूछे जाएंगे। तो ये जो सवाल होंगे प्रारंभिक परीक्षा में वो ऐसे होंगे। इसके बाद बात आती है मुख्यतः मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में 4 बेस्ड हैं हमारे सवाल पूछने के लिए। एक तो भारत और इसके पड़ोसी देश, पहले आप बहुत व्यवस्थित तरीके से इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, और मैं वहां पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी को आपको पूरा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आधा रिलेशंस तो हमें समझ में आ गया। जब हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें हमारी नीतियां क्या क्या हैं, किन नीतियों के आधार पर काम कर रहे हैं,
कौन से विषय हमारे फोकस में हैं, कौन कौन से सिद्धांतों के आधार पर हम काम कर रहे हैं, व्यापक तरीके से 4-5 दिन इत्मीनान से हम पहले इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे। उससे पहले बहुत सारे टर्म्स का मतलब हुआ कि जो शब्द ऐसे होते हैं जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे या जिनके अर्थ के बारे में आप नहीं जानते होंगे, उनका कैसे प्रयोग किया जाए। तो 1-2 दिन हम उन टर्म्स के बारे में समझेंगे कि वो टर्म्स क्या हैं, ट्रैक डिप्लोमेसी क्या है, कूटनीति क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, राष्ट्रीय हित क्या है, डेटरेंस, ये सारे समझ लेंगे पहले। समझने के बाद फिर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आएंगे और एक व्यापक तरीके से इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे भारत और उसके पड़ोसी देश। बड़ा आसान हो जाएगा। अब पड़ोसी जितने भी हैं आपके, उनके साथ हमारे कैसे कैसे रिलेशंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी समस्याओं का हमें समाधान करना है। इस समय दक्षिण एशिया इनस्टेबिलिटी की ओर क्यों है? दक्षिण एशिया अगर इनस्टेबिलिटी की ओर है तो हमें क्या करना चाहिए? बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, पाकिस्तान है, इन सब जगहों पर समस्याएं चल रही हैं। तो इन समस्याओं में क्या ये देश सभी के सभी चीन की तरफ झुक जाएंगे या ये शॉर्ट टर्म है कि वो चीन की तरफ जाएंगे? उस सारी परिस्थितियों के बारे में हम इसे कंक्लूड करते समय तो आपको पता चल जाएगा आखिर क्यों श्रीलंका अब बहुत एग्रेसिवली आपकी तरफ झुक रहा है। वही श्रीलंका जो 2009 से लेकर के और 2020 तक वो चीन की तरफ ज्यादा झुक रहा था, आखिर 2020 के बाद से क्या ऐसा हुआ कि अब वो चीन को रेड सिग्नल दे रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है। वही मालदीव क्यों अब फिर से दोबारा आ रहा है, जो इंडिया आउट के नारे लगा रहा था। बांग्लादेश की स्थिति क्या होगी? क्या बांग्लादेश भारत से दूर हो जाएगा? ठीक है ना। तो अभी जितना भी समाज में आप लग रहा होगा तो अरे बांग्लादेश तो चीन जा रहा है, चीन के साथ हो जा रहा है। क्या ऐसा संभव है कि बांग्लादेश चीन की तरफ चला जाएगा या चीन उसको कर लेगा? तो ऐसा संभव नहीं है। और मैं आपको अभी बता दूं कि आप ऐसा हो सकता है कि वो चीन गया। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर यूनुस साहब हैं, तो डॉक्टर यूनुस साहब इज नॉट परमानेंट अथॉरिटी। ये एक शॉर्ट टर्म आए हैं, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब उसने यूनुस ने जाकर के चीन में कहा है कि इंडिया का जो 7 सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्ट है, तो वहां तक इंडिया की रीच नहीं है, भारत को वहां तक पहुंचने में समस्या उत्पन्न होती है, तो चीन हमारी मदद करे। अब चीन चूंकि पहले से चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट कैसे कट जाए, अब आप देखिए कि ये हमारा ऐसा ये चिकन नेक है, यहां पर सब महसूस कर रहे हैं ना, और ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है, यहां से घुसा हुआ है ऐसे बांग्लादेश, ऐसे ये बांग्लादेश है। यहां अगर देखेंगे बांग्लादेश को, अब महसूस करिए, मुझे नक्शा बनाना नहीं आता है, तो यहां ऐसा उसका गर्दन है। अब वो चीन चाहता है, वो बांग्लादेश ने ऑफर किया अभी कि हम आपको बेस कैंप बनाने के लिए यहां मेघालय के पास में दे देंगे। तो अभी अभी हमने उसको 12-14 घंटे पहले कहा कि भाई साहब, अगर चीन यहाँ बेस कैंप तुम बनाने दोगे मेघालय के बगल में, तो मेरा बीएसएफ यहाँ भी है, मेरा बीएसएफ यहाँ भी है, तुम्हारी एक गर्दन काट देंगे, ठीक है ना। और जब हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे तो जिसे तुम चिकन नेक कह रहे हो ना, वो बफेलो नेक बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसे ये बात समझ में आएगी या नहीं आएगी कि आप 4000 किलोमीटर से ज्यादा हमसे घिरे हुए हो, ठीक है ना। तो हमारा तो हम तो तुमको चिकन नेक, क्या जो जो नेक कहोगे वो करके हम पीसमल इंजीनियरिंग करेंगे, तुम्हारा करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या बांग्लादेश ऐसा संभव है? ऐसा कोई संभव नहीं है। तो ये थोड़ी देर की बातें हैं, फिर से हसीना आएंगी और जो हसीन होते हैं वो हमारे होते हैं। ऐसा है या नहीं है? मतलब जो भी नई हसीना आए या पुरानी आए, जो भी आए, तो वो सारी स्थिति रहेगी। तो अब यहाँ पर एक बात आई कि हम बायलैटरल रिलेशंस कैसे रहेंगे, हमारे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूहों में क्या स्थिति रहेगी। तो ये एक अप्रोच होगा कि हम अब किस तरीके से दुनिया के वैश्विक संगठनों में अपनी प्रभावी भूमिका निभाना चाह रहे हैं, समुद्री क्षेत्रों में हमारे, ये सारे की सारी चर्चाएं हम यहां करेंगे। फिर दुनिया के जितने भी विकसित और विकासशील देश हैं, वो भारतीय हितों को कैसे प्रभावित कर रहा है या भारत उनके हितों को कैसे प्रभावित कर रहा है,
ये हमारा एक टॉपिक रहेगा। फिर बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, WTO, WHO, UNO, सिक्योरिटी काउंसिल्स, इन सब के बारे में। तो पाठ्यक्रम आपका 4 भागों में बटा हुआ है। इन 4 भागों को पढ़ते पढ़ते हमें 25 से 27 दिन तक लगेगा और इसे हम समझ लेंगे। अब जैसे ही आपको समझ में आ गया ये सारी चीजें, तो जैसे प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया कि कैसे सवाल होंगे, विवादित क्षेत्रों में पूछ लिया जाएगा। यहां से हम एक प्रोग्राम चलाते हैं हमेशा प्रीलिम्स के पहले, PT 365, ठीक है ना, और ऑलमोस्ट सवाल वहां से आ जाते हैं। तो उसमें इसी अप्रोच को लेकर के हम क्वेश्चंस बनाते हैं। जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, दो देशों के बीच में कौन कौन से विवाद हैं, पड़ोसी देश के साथ क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय, यहां से सारे प्रीलिम्स परीक्षा के सवाल आपको मिल जाएंगे। अब जैसे समाचार में रहने वाले सवाल कौन कौन से हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग खुद से भी देख सकते हो कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो कैसे सवाल पूछा जाएगा। वो हो गया। इनिशिएटिव्स कितनी हैं, ये ऐसे सवाल हमारे रहेंगे। संसाधनों में कहां कहां, समूहों से संबंधित सवाल आ गए। तो जितने वो 6 टॉपिक्स बताए ना, उनके एक एक उदाहरण हमने दिए हैं। तो अभी इतना समय यहां पर नहीं रहेगा। अब मुख्य परीक्षा से संबंधित सवाल है जो मैंने आपको बताया, 3 अप्रोच। कौन कौन से? इंटरडिसिप्लिनरी, पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट बिहेवियरल। सारे सवाल आप देखोगे ना, अब जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री श्रीलंका रहे, ठीक है। प्रश्न देखो, ये प्रश्न आपका है, भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। एक हिस्ट्री आपको बतानी होगी कि कब से हमारी और उसकी मित्रता है। वैसे तो रामायण काल से हमारी उसकी मित्रता है या नहीं है? तो वहां से हमारी मित्रता है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका। अब श्रीलंका का वर्तमान संकट क्या है? वर्ष 2020 के बाद से वो इकोनॉमिक रिसेशन पर पहुंच गया। वर्ष 2022 में हमने उसको मदद करना शुरू की। तो एक पूरा का पूरा एक फेज बन करके आएगा, जिससे इस फेज में हम समझेंगे कि कैसे तमिल प्रॉब्लम्स ने हमारे रिलेशंस को बाधित किया, कैसे चीन इन्वॉल्व हुआ। वर्ष 2013 से पहले, 2009 से, इनफैक्ट 2009 से पहले भारत और श्रीलंका मित्र थे। ऐसे मित्र थे, कोई भी तीसरा नहीं था, मतलब हम और वो। इसके बाद 2009 में हमारी कुछ गलतियां हुई। जब श्रीलंका ने तमिलन्स के साथ में युद्ध किया, उन गलतियों के कारण से चीन यहां पर इन्वॉल्व किया। चीन इन्वॉल्व करता गया 2020 तक उसका इन्फ्लुएंस श्रीलंका में बहुत ज्यादा बढ़ गया। और उस इन्फ्लुएंस का परिणाम यह हो गया कि श्रीलंका इकोनॉमिक रिसेशन में चला गया। इकोनॉमिक रिसेशन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। अब वहां 2 तरीके से लोग सोच सकते थे कि अच्छा, बहुत जा रहा था चीन के पास, जा, हम नहीं करेंगे तुम्हारी मदद। तो उससे क्या होता? उससे यह होता कि श्रीलंका अफरात तरीके से चला जाता। फिर हमने 2020 के बाद यह सोचा और फिर हमने अपने रिलेशंस को पॉजिटिव बनाया और इस समय श्रीलंका फिर से हमारे स्थिति में है। तो ये जब एक ऐसे अप्रोच में आप इसको सुन लेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, क्या थी, बड़े इजीली आप सवाल को कर लें। कोई भी सवाल जो भी परीक्षा में आएगा, ये आपको मैं प्रत्याभूति देता हूं। प्रत्याभूति का मतलब समझते हैं क्या होता है? गारंटी। कोई भी सवाल परीक्षा में वो नहीं होगा जिसकी चर्चा मैंने आपसे नहीं की। ऐसी मेरी सेटिंग है उसके साथ, ठीक है ना। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा। अब आप कहें कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इस तरीके का है? क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। जैसे आप खुद सीख जाएंगे। जैसे ड्राइविंग होती है ना, बचपन में जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो सारा कुछ स्टीयरिंग व्हील्स और ब्रेक और ये सब कुछ उसी पर ध्यान रहता है ना, पूरा कंसंट्रेशन। फिर बाद में जब हम अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो ध्यान रहता है क्या, अब हमें ब्रेक लगाना है, अपने आप ब्रेक लग जाता है, अपने आप एक्सेलरेशन हो जाता है, स्मूथ रोड आता है तो अपने आप गाड़ी हमारी दौड़ जाती है। ऐसा होता है या नहीं? कोई कंसंट्रेशन नहीं करना पड़ता ड्राइविंग में। तो जब आप वो चीज सीख जाएंगे, तो ये सारे के सारे विषय ऐसे ही हैं जो सीखने के हैं, जिसमें याद करने जैसा कुछ होता ही नहीं है। जो याद करने वाला होता है वो खुद ही हो जाता है।
ठीक है ना? तो ऐसे हो जाएगा। फिर आप दूसरा सवाल भी देखो। अब यहां पर आपको लिखा है पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब भारत क्या क्या कर रहा है उसके साथ, किन किन क्षेत्रों में भारत ने मदद करी है। पेट्रोलियम $400 बिलियन का हमने उसको पैकेज दिया है। उस ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो समुद्री उत्पाद हैं वहां पर काम कर रहे हैं। हम वहां पर एक आधार योजना को भी, ये सारी बातें हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा बड़े आसानी से। दूसरा सवाल चर्चा करो आप। आपके विचार में क्या बिम्स्टेक, अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे थाईलैंड, वहां पर शिवानात्रा से हमारी मुलाकात भी हुई। तो आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? अब यहां कंपेयर करना है आपको किसके साथ? सार्क के साथ। इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं? इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए? ठीक, तो अब यहां पर कितने पार्ट हैं? एक तो आपको कंपेयर करना है किसके साथ? सार्क के साथ। दूसरा आपको देखना है कि बिम्स्टेक आपको कैसे बेनिफिट देगा, या बिम्स्टेक को और ज्यादा आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे आपको व्यवस्था है। तो ये हम सीख लेंगे यहां पर जब बिम्स्टेक पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल। भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है। इंडियन डायस्पोरा से सवाल है। अब बताइए आप पश्चिम में नई ऊंचाइयों को कैसे छुआ? आप यूएस का उदाहरण ले लीजिए। यूएस का जो पर कैपिटा इनकम है वो $50,000 to $55,000 है पर कैपिटा इनकम, और यूएस में पाया जाने वाला इंडियन डायस्पोरा $75,000 बिलियन का पर कैपिटा इनकम रखता है। मतलब वहां के मूल निवासियों से ज्यादा आमदनी कौन सृजित करता है? भारतीय डायस्पोरा। आप देखो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय डायस्पोरा प्रभावी है या नहीं। राष्ट्रपति के सचिवालय में या मंत्रियों में 6 से 7 लोग हमारे होते हैं। कई बार तो उपराष्ट्रपति तक बन जाते हैं ना। तो वो वहां पर हो गए, तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस आया। अभी आप उसका इफेक्ट अभी तुरंत देख लीजिए। पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ को लेकर के यूएस ने बहुत मजे से लगाया। चाइना क्या, मैक्सिको क्या, कनाडा क्या, हमारे ऊपर भी लगाया, लेकिन कांप कांप करके लगाया। हेजिटेट हुआ या नहीं हुआ? वो किसकी भूमिका थी? वो इंडियन डायस्पोरा की भूमिका है। उसमें इंडियन डायस्पोरा भी एक प्रभावी भूमिका। तो ये सारी, बड़ा आसान सा सवाल होगा कि भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों, अब नई ऊंचाई क्या क्या है? आपने आर्थिक दृष्टिकोण से भी ऊंचाइयां प्राप्त की, सांस्कृतिक ऊंचाइयां प्राप्त की, राजनीतिक ऊंचाइयां प्राप्त की। आप वहां पर काम कर रहे हैं। भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभ स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप उनके स्टेटस के बारे में जान लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी निष्ठा भारत के प्रति रहेगी या नहीं। और जैसे ही भारत उनको कहेगा कि हाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया में आने का, तो आप यहां पर सीख लेंगे कि हाँ हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे कार्यक्रम उनके लिए चला दिए। भारत को जानो कार्यक्रम, भारत आओ कार्यक्रम, ठीक है ना, भारत में निवेश करो कार्यक्रम। तो इससे आप समझें, ऐसे जितने भी सवाल हैं ना, ऐसा कोई सवाल आपको नजर नहीं आएगा कि जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ वहां पर कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल, अब विकसित और विकासशील देशों से संबंधित सवाल कि उनकी नीतियां हमारे प्रति की हैं क्या हैं, और हमारी नीतियां उनके प्रति क्या है, ये समझ लेंगे। जैसे यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी कह रहे हैं, तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है कि पिछला जो दशक था उसमें एशिया का जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत मजबूत था। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट किसका है? अफ्रीका का, ठीक है ना। तो विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी कह रहे थे, और आज कहां पहुंच गए? ये आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि हाँ क्या है। अब ये एक स्टेटमेंट हो गया। इस कथन के आलोक में हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। अब भारत ने अफ्रीका में क्या क्या काम किया है, यह आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या काम हमने वहां पर किया। तो सभी दृष्टिकोणों से आप बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, पैन अफ्रीका कार्यक्रम, मानस पुत्र कार्यक्रम,
टीम 9 कार्यक्रम, ऐसे सब हम देखेंगे। हम एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बना रहे हैं, दुनिया के देशों का सहयोग करके हमने काम किया। ग्लोबल साउथ में हम अफ्रीका को डेवलप कर रहे हैं, कोस्टल एरिया में डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे आइलैंड विकसित कर रहे हैं। हो जाएगा तो व्यापक हम अध्ययन कर लेंगे कि क्या। ये सवाल बहुत ही हल्के फुल्के टाइप के सवाल है, और ऐसे ही सवाल जो भी परीक्षा में पूछा जाएगा। अब एक आध थोड़ा सा हम ऐसा सवाल देख लें कि जो जैसे एक जियो पॉलिटिक्स का सवाल देख लो आप। स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है। भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षेप। अब 2.0 एंड एनर्जी डिप्लोमेसी, अगर इसके बारे में आपको पता है तो आप पूरा का पूरा सवाल कर जाएंगे कि क्या है। तो ये सवाल अब तुरंत आप कहें कि साहब हम सारी चीजें तुरंत ही एक ही दिन में समझ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये अप्रोच रहेगा। अब दूसरा स्थिति आती है कि आपको कैसे तैयारी करें, और हम आपकी मदद इस प्रिपरेशन में क्या कर सकेंगे, कहां तक हम कोशिश कर सकेंगे। तो आपको रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होगा, किताबें हैं, मटेरियल्स हैं। तो एक तो एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ें। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन राजनीति विज्ञान से संबंधित एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ते रहिए, जिससे आपको बेसिक जानकारी मिलेगी। तो 11th और 12th में राजनीति विज्ञान सिखाया जाता है। राजनीति विज्ञान थोड़ा कठिन विषय है, इसलिए वो शुरुआती दौर में नहीं होता है। आपको शुरुआती दौर में, अब आप कहेंगे कठिन विषय कैसे है, हमें तो सुना है कि साइंस कठिन होता है। हाँ, एक स्टेप तक साइंस कठिन होता है, और एक स्टेप के बाद से मानवीय विज्ञान कठिन होने लगता है। कठिनता का मतलब क्या होता है कि जब हमें समझने में अपने किसी अप्रोच को लगाना पड़ता है। तो जब हमें केवल यही सीखना है कि E = mc², तो हमने फिजिक्स में सीख लिया E = mc², आप जान गए कि ये है, उसको समझ लिया। अब 12वीं में या ग्रेजुएशन में आपको जो मानवीय विज्ञान पढ़ने वाले, राजनीति विज्ञान है या दर्शन पढ़ने वाले हैं, उनको कहीं नहीं बताया जाएगा कि E = mc² क्या है, राइट। लेकिन जैसे ही आप सिविल सर्विसेज की स्थिति में आएंगे या आप मास्टर्स में जाएंगे, तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन इन ह्यूमन साइकोलॉजी, E = mc²। आइंस्टीन का यह सिद्धांत मानवीय विज्ञानों में कैसे प्रयोग करता है, वहां आपको लगेगा अच्छा, इससे का ये विज्ञान का ही सूत्र नहीं है, ये तो सूत्र कहां का है, ये तो मानवीय विज्ञानों में आ जाता है। तब आपको लगेगा अच्छा, मानवीय विज्ञान भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या सीखेंगे, बहुत सारे रसायन, फिजिक्स और इन सब के सूत्रों का मानवीय विज्ञानों में कैसे प्रयोग होता है, जिसमें कई बार आप देखेंगे कि आइंस्टीन को हम पढ़ रहे हैं, कई बार स्पेंसर को पढ़ रहे हैं, कई बार आप देखेंगे न्यूटन्स बार बार टनक दे रहा है हमको कि अरे क्या है, किस तरीके से काम होगा। यूएस ने अगर अपने मार्केट में ऐसा किया है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, ये दुनिया के देश कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी आप पढ़िए। वैसे मेरे जितने विषय हैं वहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ो, बस मेरी तो उम्मीद रहती है कि आप ना ही पढ़ के आओ।
है ना? क्योंकि पढ़ करके आओगे, पढ़ाने का दो तरीका होता है। एक तो अगर हमें खाली स्लेट मिलती है तो हमें सिर्फ भरना होता है ना? वो खाली है। और स्लेट अगर भरी हुई आ गई तो पहले उसे मिटाना पड़ता है ना? जब पहले उसे मिटाएंगे तो वक्त हमारा बर्बाद जाएगा या नहीं? फिर हम उसको भरेंगे। तो अगर वो पहले से ही खाली है कि साहब मुझे तो कुछ भी नहीं आता, और जब मुझे कुछ भी नहीं आता है तो फिर आपने सरेंडर कर दिया कि जो भी आएगा वो अब आपको ही बताना है, मुझे कुछ नहीं आता। तो फिर जब मैं जो भी सिखाऊंगा या हम जो भी सिखाएंगे वो सारी चीजें आप इत्मीनान से सीखेंगे। नहीं तो पहले से आप कुछ लेकर के आएंगे और वो ऐसा होगा जो आपके काम का अब नहीं है। जैसे आप देखो, आपने बचपन में भी फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, पढ़े हैं या नहीं? लेकिन आज वो काम के रह गए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि मूल अधिकार होते हैं 6, ठीक है, जीवन। अब तो हो सकता है आप अनुच्छेद 21 को ही महज 2-3 घंटे पढ़े, ठीक है ना? और पहले आपने पढ़ा था जीवन का अधिकार है। तो अब वो राइट टू लाइफ क्या है, वो राइट टू लाइफ में कौन कौन सी चीजें आपको मिली हुई हैं, कैसे वो व्यापक बन रही हैं, जुडिशरी उसमें क्या क्या काम कर रही है, तो ये सब चीजें। तो यहां पर कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर ये किसी क्षेत्र में मदद करती है एनसीईआरटी, वो मदद करती है कि आपको एक क्यूरसिव बनाती है। एनसीईआरटी का सबसे बढ़िया लक्षण क्या है? ये आपको उत्सुक बनाती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की भाषा में लिखा होता है और उसी तरीके से रंग बिरंगा करके क्यूरसिव टाइप का होता है, तो थोड़ा सा एक आकर्षण बढ़ता है। हाँ ये ठीक है, छोटे शब्दों को भी एक्सप्लेन कर देता है कि ये क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो क्यूरसिव हो जाते हैं। इसलिए पढ़ते रहना चाहिए, जिससे आपकी जानकारी या आपकी उत्सुकता बढ़ेगी। इसे एक ही दृष्टिकोण से पढ़ा जाए। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर लो, कोई एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी आपको उस विषय को पढ़ने में उत्सुक बना देगी। क्यों उत्सुक बना देगी? क्योंकि वो बहुत ही फ्लोरिस्ट टाइप की लिखी जाती है, जिसमें डायमेंशंस हैं, आपको इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आप पढ़ते रहिए। इसके बाद आपको समकालीन विश्व राजनीति पर जो भी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उस पर नजर रखनी है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन शुरुआती में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सिर्फ ऊपरी नजर रखें। कुछ बच्चे ऐसे मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि साहब मैं 2 घंटे 3 घंटे अखबार पढ़ता हूं, ठीक है। अब वो होता है कि जब शुरू से वो आए होते हैं और तो उनकी मुलाकात कुछ उन लोगों से हो चुकी होती है जो 90 के दशक में तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने उन्हें बता दे, उन बुजुर्गों ने ये बताया है कि अखबार पढ़ना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज की कहानी बदल गई है। अब आपको अखबार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और विशेषकर शुरुआती तौर पर तो बिल्कुल ही नहीं है। अखबार फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आधा घंटा बहुत ज्यादा से ज्यादा, और उसमें किसी भी अखबार का ऑडिटोरियल्स निकाल करके पढ़ लीजिए, जिससे आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, आपकी भाषा में पकड़। कंटेंट इकट्ठा करने के लिए आपको अखबार नहीं पढ़ना, कैसे इंफॉर्मेशन हम लेने। आप ये बताओ, क्या उस इंफॉर्मेशन को कंपाइल आप कर पाएंगे? आपके पास इतना वक्त है? पता चला साहब रोज पेपर की कटिंग कर करके रख रहे हैं, रोज घंटों अखबार में लगा रहे हैं, तो अखबार आपके काम का आज के दृष्टिकोण से नहीं है। क्यों नहीं है? आप फिर अखबार की फुलफिलनेस कैसे हो? तो इतना सारा मैगजीन अवेलेबल है, हम आपको अपनी मैगजीन देते हैं, क्या वो हम समाचार अपने घर में बनाते हैं? ऐसा नहीं है। वो जो अखबार आप पढ़ते हो ना, उनको पढ़ने के लिए हमारे पास एक टीम है जो उन्हें पढ़ती है, पढ़ करके उसमें क्रस्क निकालती है, सार का निकालती है, जो आपकी परीक्षा के लिए काम का है, और आपको वो दे देती है। तो फिर वही काम आपको करने की जरूरत क्या है? राइट? अगर आपको ही करना था तो आप हमारे यहां क्यों आए? वो काम को आपको हल्का करना है, क्योंकि आप और क्षेत्रों पर अपना काम कर सकें, इसलिए वो हम पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ने की जरूरत, उसमें कौन सी चीजों की जरूरत है
कितना होना चाहिए और कितना। सबसे बड़ी बात है कि आप एक तो अखबार पढ़ना जानते नहीं है कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है, तो आप सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे घर में रिटायरमेंट होकर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो पेपर आता है सुबह, और सुबह उसका टाइटल से लेकर के अंत तक वो पूरा पढ़ डालते हैं। उनके लिए ठीक है, क्योंकि उन्हें अपना टाइम पास करना है। क्या आपके पास पास करने के लिए टाइम है? नहीं है। तो आपको यूजफुल चीजें निकालनी है, इसलिए आप केवल मैगजीन पढ़ें। हम जो मैगजीन आपको देते हैं वो आपके लिए पर्याप्त है, उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं हर महीने जितनी आपके पास मैगजीन होती हैं वो सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, उसका एक MCAR का हम क्लास लेते हैं। तो मैगजीन का पूरा एनालिसिस कि कैसे है, उसमें कौन सा क्वेश्चंस बनेगा, कैसे उसे फॉर्मेट करना है, वो सारी चीजें कर लेते हैं। तो मैगजीन भी आप कब पढ़ो? जब मैं आपको पढ़ा दूं, ठीक है ना। तो आपका समय बच गया, आपको वो समय भी बच गया कि नहीं अब मैगजीन भी पढ़ना है। 100 पेज की मैगजीन है, 150 की, अब वो हमें पढ़ना है महीने भर में। नहीं, आपको एक दिन हम बैठेंगे, एक दिन मिल करके वो सारे, और हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का काम कर लेता है, वो आपको बता देगा कि ये हमें पढ़ना है। तो जब मैं आपको ये बता दूंगा कि इसे ऐसे पढ़ना है, तो आपको समझ में आ गई। इसके बाद आप पढ़ो, इसके बाद जरूर पढ़ना है। फिर सोचोगे नहीं आप नहीं, फिर आप उसको पढ़ करके और आप उसका कंटेंट को निकाल करके रख ले। तो कितना समय बच गया आपका? बहुत सारा बचा। देखो, समय बचाना है। समय बचाने के बाद जो भी आप 6-8 घंटे पढ़ें, इसके बाद आपका अपना जीवन भी है, ठीक है ना। ये युवापन दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना। निरंतर आप किस दिशा में जाएंगे? तो जीते भी रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो, सब कुछ करो, कोई समस्या नहीं है। दुर्व्यसन नहीं करना है। अच्छा जीवन खेलना भी है, अच्छा से खेलते रहो, पढ़ते रहो। 6-8 घंटे पढ़ो, पढ़ने के बाद तो इस सारे टाइम को सेव करने के बाद अपने लिए क्या टाइम निकालो आप कि साहब हम ये थोड़ा सा क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, थोड़ा वॉलीबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत दोस्ती भी कर लो, कोई समस्या नहीं है। और ऐसे आपका जीवन कैसे चलता जाएगा। नहीं तो पता चला कि साहब इस समय आप, हमारा तो जीवन पढ़ाई में ही निकल गया सब। अब क्या हो, फिर कुछ दोस्त आपको भविष्य में मिलेंगे कि अरे हमने तो ऐसा ऐसा भी आनंद किया है, क्या करें, हमें तो टाइम ही नहीं मिल पाया, तो हमें तो टाइम ही नहीं मिल पाया। और जब फिर आप करोगे तो समाज आपको पत्थर मारेगा। तो वो दिन क्यों देखने दो, अभी अभी जो जिस वक्त में जो काम करना है उसी वक्त में। क्योंकि अभी अगर समाज मार भी देगा ना, तो आपका कोई इमेज उमेज नहीं, चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन उस समय जब मारेगा, जब आप मेरी उम्र पे पहुंचोगे और आपके सामने आपके नेचर में, आपके चरित्र में कोई उंगली उठाएगा, तो आप सह नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि पहले से हम जो है ना सब कुछ कर चुके हैं, अब हम बहुत बढ़िया तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए भी समय निकालो। आप सिर्फ ऐसा नहीं सोचो कि नहीं आप पढ़ते जीवन को पढ़ाई में ही लगा देना, लेकिन पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? पढ़ाई। 8 घंटे 6 घंटे जो भी आपने निर्धारित किया वो पढ़ लो। इसके बाद फिर आपको सोचना भी नहीं है कि पढ़ना है, ठीक है ना। फिर अगर आप पढ़ रहे फिर लगे हुए 24 घंटा वही सोचने के लिए, तो आप अपना एनर्जी लॉस कर रहे हो, फिर भविष्य में आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको इतना पढ़ा देते हैं, वो पैदा होने से पहले ही पढ़ाई की तैयारियां कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो अब तैयारी साहब वो शुरू से 2 साल का हुआ नहीं है, उसको आप मैथ सिखा रहे हो, ये कर रहे हो। ज्यादातर बच्चे ऐसे अच्छे नहीं पढ़ पाते। मेरे मेरी परिभाषा में पढ़ाई की उम्र शुरू होती है 14 साल के बाद, ठीक है ना। 14 साल से पहले जो बच्चे कर रहे होते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ो। 14 साल के पहले तो उनके पास विवेक होता ही नहीं है। वो अगर पढ़ रहे हैं तो याद कर रहे हैं, और याद करना पढ़ना नहीं होता है। पढ़ने के लिए आपके पास बुद्धि चाहिए ना, और वो कब आती है? वो 14 साल, 12-14 साल के बाद आती है। तो फिर धीरे धीरे अब पता चला कि उसको तो 5-6 साल में ही गणित पढ़ाया गया है, ठीक है ना। उसे दर्शन पढ़ाया जा रहा है, उसे राजनीति पढ़ाया जा रहा है। वो बेचारा क्या करेगा? कुंठित होगा या नहीं होगा? उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, और वो सोचेगा नहीं ये तो बहुत बेकार चीज है, इसने तो मेरा बचपन खराब कर दिया, ठीक है ना।
तो 14 साल के बाद अब आपकी उम्र क्या है? पढ़ने की और समझने की। तो आप अपने दिनचर्या का मैक्सिमम टाइम कहाँ लगा दें? पढ़ाई में, ठीक है ना। जैसे आपका जो जीवंत टाइम होता है 8 घंटे, भरपूर मात्रा में सोएं, कोई समस्या नहीं है। सोने से आपको बचना नहीं है तो दिमाग कुंठित हो जाएगा। तो 8 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे सोइए। इसके बावजूद भी आपके पास कितना वक्त हो जाता है? बहुत सारा वक्त बनता है, उसमें से आप 8 घंटे पढ़ाई का निकाल लो, ठीक है ना। बाकी खेलने फिरने और ये सब लगाओ। देखो आप 1 से 1.5 साल में आप आईएएस बन जाओगे। 1 से 1.5 साल में। कभी भी हमेशा एकजुट होकर के नहीं पढ़ना है, पॉकेट्स में। 1-1.5 घंटे पढ़ लिया, फिर आराम कर लिया। 1-1.5 घंटे पढ़ लिया, फिर आराम। 6 घंटे 8 घंटे कोई पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ किताबें देखता है। हाँ, तो 1-1.5 घंटा पढ़ा और आराम कर लिया, फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? वो अच्छा निकल करके आएगा। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना है। जो देख रहे हैं उनको देखने दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ, किसी के सामने अगर इंप्रेशन बनाना है तो थोड़ा बहुत बैठ जाया करो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए काम करना है, ठीक है ना। तो हमने आपके लिए ये व्यवस्था कर ली है, कैसे आपका समय आपके अपना जीवन बिताने के लिए हो जाए। जैसे आपको मैगजीन दे दिया पढ़ करके, उससे आपका अखबार पढ़ने का टाइम सेव हो गया। आप सिर्फ मैगजीन करिए, उसको भी हमने एमसीआर के तहत क्लास वाइज कर दिया, तो वो आपका तैयार हो गया। इसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का वेबसाइट देखते रहिए। बहुत सारे इधर उधर के देखना नहीं है। आजकल लोग सोशल मीडिया में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं कि वहां से क्या समाचार आया। जब कभी मन करे आपका तो मिनिस्ट्री ऑफ, फिर आपको विजन आईएएस का वैल्यू एडिशन नोट्स मिलता है, हमेशा मिलता रहता है, जिसको आप एमसीआर के तहत लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, ये सारी चीजें हैं। अगर आप चाहें तो ये उनके लिए लिखी हैं जो हमारे बच्चे नहीं हैं, मतलब जो आए हैं कि हाँ उनको सीख लेना है, वो हमारे स्टूडेंट नहीं है, हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, तो वो ऐसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको चीजों को ध्यान में रख करके, और जो हमारे साथ हैं उनकी तैयारी उन्हें ये सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्हें दो ही चीजें पढ़नी है, एक तो मास्टर को पढ़ना है और दूसरा नोट्स पढ़ना है, बस। तीसरा कुछ भी पढ़ने की कोई आवश्यकता उसे नहीं है, वो सारा हमने कर लिया है यहां पर। इसके बाद अब यहां पर कैसे शुरू करें, तो ये आपको मैंने बता दिया कि किस किस तरीके से बेसिक किताबें होनी चाहिए। आईआर की तैयारी कैसे शुरू करें? कक्षाएं अनिवार्यता करें, ब्रेक बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि यूनी थ्रेट सब्जेक्ट है। हमेशा जब भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने का अवसर आए तो ये मान के चलिए कि 25, 26, 27 दिन अब मुझे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जैसे ही आपने ब्रेक किया वैसे ही आपको आगे की स्थितियां कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी देखो, रिलेशन जब हम बनाते हैं ना, तो विवाह हम कर लेते हैं और फिर निरंतर रखते हैं। हम कहेंगे नहीं आज 6 महीने के लिए कर लेते हैं, इसके बाद थोड़ा डिवोर्स ले लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, इसके बाद फिर दोबारा कर लें, तो क्या वो रिलेशन चलेगा? नहीं चलेगा ना। एक बार विवाह किया तो आजीवन हम रहेंगे, और डिवोर्स हो गया तो फिर खत्म। ये संबंध ऐसा ही होता है। सारी 26, 27 जितने भी दिन हम पढ़ेंगे, आपको सिस्टमैटिक रहना है। जब सिस्टमैटिक रहेंगे, जितना भी सिनॉप्सिस मैं आपको करवाऊंगा, क्लासरूम का स्टडी मटेरियल्स होगा, ऑलमोस्ट मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर लिखवा दूंगा, और फॉर्मेट्स या पीपीटी फॉर्मेट जैसे भी होता है वो मिल जाएगा। डेली असाइनमेंट आपके पास होता है, और वैसे बच्चे आजकल क्या हो रहा है ना, असाइनमेंट लिखने में फोकस नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। ये आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए। एक असाइनमेंट आपको लिखना ही लिखना है। जैसे आप सुबह उठते हैं ना, तो ब्रश करते होंगे, नहीं करते? नहीं करती, ये कह रहे नहीं करते। अभी तक इसको ये नहीं पता है कि ना करने को हम ऐसे कहते हैं और हाँ करने को हम ऐसे करते हैं। तो इसने कहा नहीं, तो अब ब्रश नहीं करते, सोच लो आप। पड़ोसियों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो आप जैसे अपने दिनचर्या को पूरा करते हैं ना, नहाते धोते हैं, वैसे ही आपको क्या करना है, आदत बना लें। ऐसा महसूस होने लगे कि अरे आज असाइनमेंट नहीं लिखा, तो थोड़ा अनईजी महसूस हो रहा है ना। जिस दिन ये आदत बन जाएगी तो सोच लो आप सफलता के नजदीक हैं। फिर टेस्ट सीरीज हमेशा करना है, जितना भी होता है ना, जो भी टेस्ट पेपर्स होते हैं, अभी अभ्यास कर रहे हैं ना,
जो जो बच्चे दे रहे होंगे इस बार वो करेंगे। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हमारी होती है और आपको भी मिलती है, वो सभी को मिलती है, वो आपको पढ़ना है। हमारी करंट अफेयर समसामयिक मैगजीन है। न्यूज टुडे भी आता है, न्यूज टुडे को आप यहां भी, अगर इसको नहीं मिलना है टाइम तो यहां पर आप बेस्ड हो जाइए। फिर पीटी 365 और मेंस 365 आपको 4 बार रिवीजन करवाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको न्यूज टुडे दे दिया, वो आपने पढ़ लिया, फिर लगभग उन्हीं चीजों को आपको एमसीआर में करवा दिया, फिर उन्हीं से कंपाइल करके निकाला 365 में, वो करवा। तो जब 3 बार 4 बार हमने खुद ही करवा लिया आपको, तो फिर क्या आपके दिमाग में ये रह नहीं पाएगा? रहेगा ना। कोई भी चीज में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट टाइम थोड़ा कम समझ में आती है, सेकंड टाइम उसके ज्यादा समझ में आती है, थर्ड टाइम और ज्यादा समझ में आ जाती है, और फिर हम उसका प्रयोग करना सीख जाते हैं। तो इतना हमारा प्रैक्टिस सेट रहता है कि आपको करंट अफेयर के लिए 3 स्टेप में आ गए, और एक क्लास तो चल ही रही है, तो चौथा स्टेप क्या हो गया? वो जो फाउंडेशन क्लास आपने ली वो उसमें। तो विजन राइज का ये काम होता है, जो हम क्लासरूम कंटेंट या सिनॉप्सिस देते हैं, कई बार जब मैं बोल करके लिखवा रहा होता हूं तो बच्चों का छूट जाता है कि हम नहीं लिख पाए हैं, तो हमारे पास एक हमारे सहयोगी होते हैं, वो भी लिख रहे होते हैं, और वो आपको शाम तक मिल जाता है। तो आप इस तरीके से वो होता है, वो आपको मिल जाएगा। जहां जहां आपका छूट गया है कुछ, या आपको ऐसा लग गया है कि नहीं यहां मुझसे गलती हो गई लिखते हुए या क्या, वो आपको इस रूप में फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखें ना, ठीक है ना। ये किसके लिए है? आपके करेक्शन के लिए। तो कई बार ये सोच रहे नहीं ठीक है वो तो लिख ही रहे हैं, फिर हम क्यों लिखें, ठीक है ना। तो आपको नवाब नहीं बनना है, ठीक है, नवाब मैं ही काफी हूं। तो ऐसे आपको एक कॉन्टैक्ट, एक सिनॉप्सिस मिल जाएगा। इस सिनॉप्सिस से आप उसको देख लीजिए और अपने नोट्स को करेक्ट कर लीजिए, जहां आपको ऐसा लग गया कि नहीं हाँ मैंने छोड़ दिया है, तो सिनॉप्सिस के साथ आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो आपको यहां पर काम हो जाएगा। अब क्लासरूम स्टडी मटेरियल्स भी आपके पास एक मैगजीन मिले, एक नोट्स मिलेगा, वो इस फॉर्मेट पर होगा। तो उस क्लासरूम को इस तरीके से, जहां इमेजेस होने हैं, जहां क्या होने हैं, जैसे भारत चीन के बीच बारे में ये बताया गया है। फिर सपोर्ट सिस्टम क्या है? हमारे पास 3 स्टेप में सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए। पहले स्थिति में है तो आपको कक्षा मिल रही है और सिनॉप्सिस, टेस्ट टॉपिक्स ये तो आपको मिल ही गया। इसके बाद क्लासरूम मटेरियल्स है, करंट मैगजीन है, फिर कुछ भाग में प्रीलिम्स के टेस्ट होते हैं, और हमें असिस्ट करने के लिए, जैसे आप मान लीजिए कि आपने कुछ लिखा, असाइनमेंट लिखा, वो तो ठीक है, आपने कोई क्वेश्चंस लिखा, अब आपको चेक करवाना है, वो असाइनमेंट में नहीं जा रहा है आपका, तो आप उनको, जो हमारे सहयोगी हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप उनको वो चेक करवाइए। कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना है, या कोई ऐसा पूछना है, मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई है, तो उनसे आप, जितने भी आपको कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो सब के सब 1-2 इंटरव्यू देकर के बैठे हुए हैं, या वो सब अपने आप में योग्य हैं। तो टीचर्स, और टीचर्स के बाद उनका नंबर है, तो वो अपने आप में एक पूर्ण टीचर, परिपक्व टीचर हैं। उनसे आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो वो एनालिसिस करके आपको बता देंगे, और वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। जब भी आपको मन करा के फोन करके हमें अब मन करना, हेलो सर आप कैसे हो, क्या चल रहा है, ये भी उचित नहीं है ना। तो उनसे आप बात करके अपनी समस्या का समाधान, कई बार ऐसा होता है कि रात को हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते अब समस्या आ गई, अब क्या करें, तो अब सुबह तक इंतजार करें, इससे अच्छा है कि हम पूछ लें, ठीक है ना। उसमें आपको हमारे नंबर्स भी रहेंगे, तो आप वहां भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। फोन करने में ऐसा हो जाता है कि कई बार फोन नहीं उठा पाते, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज दे दीजिए, जैसे ही मास्टर को टाइम मिलेगा वो आपका जवाब दे देगा, क्योंकि आप क्लास में है तो जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और 2:30 बजे रात को तो आप फोन करेंगे नहीं, वरना हमारी पत्नी कहेगी कि अब तुम क्लास में ही जाओ। ऐसा है कि नहीं है? तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को करें। हाँ, बड़ी समस्या। तो ये
एक अप्रोच हुआ इस विषय को पढ़ने के लिए, और जो एक मेजर अप्रोच हुआ वो हुआ कि आपको अपनी तैयारी अभी से, अभी आपका तैयारी का बचपन शुरू हो रहा है, तो अभी से आपको क्या ध्यान में रखना है? एक इंटरडिसिप्लिनरी पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, राइट? सोचने का तरीका, जितनी भी इंद्रियां आपके पास हैं वो सारी इंद्रियां खोल कर रखनी है। जो गांधी के बंदर टाइप का हम नहीं रहना है कि आप बुरा मत देखो, ये बस सिर्फ बुरा मत करो। बुरा देखोगे तभी तो आप पता कर पाओगे कि ये बुरा है और हमें अच्छा करना चाहिए। तो बिल्कुल हर चीज को सुनो और एनालिसिस करो, लेकिन कभी किसी के साथ बुरा नहीं करो और काम करते रहो। अब बताइए, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी चीज? नहीं? तो जब सब कुछ समझ में आ गया, अरे वाह, तो बहुत इंटेलिजेंट पहले से ही है ये, है ना? इतना इंटेलिजेंट ये पहले से ही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपकी मुलाकात हुई और आगे होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, वो अभी हो जाए। आपको आ गया टाइम उसका? अभी नहीं आया है तो जनवरी की मैगजीन आ गई तो आपको तुरंत मिल जाएगी। अब जैसे ही मैगजीन अपलोड हो जाएगी ना, उसके नेक्स्ट वीक से क्लास शुरू हो जाती है। हाँ, तो अभी क्लास शुरू होने वाली होगी। अभी क्लासेस शुरू, अभी एक्चुअली थोड़ा सा टाइम इस महीने में लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स है। तो बहुत सारे टीचर्स जो प्रीलिम्स पढ़ाते हैं वो वहां पर एंगेज रहते हैं, तो उस कारण से एमसीआर थोड़ा सा एनालिसिस करने में, और पीटी 365 चल रहा होता है, तो फिर वो मई जैसे एग्जाम हो जाता है ना, वो रूटीन में आ जाता है। ठीक है ना? तो वैसे भी मुझे लगता है कि शायद क्लासेस अब होने ही वाली होंगी, तो लगातार होती हैं, वो सैटरडे संडे होती हैं। एमसीआर की क्लासेस हमेशा कब होंगी? सैटरडे और संडे होंगे। ठीक है? ओके, और कुछ? हाँ, थोड़ा लेट में आता है। अब ऐसे समझो आप कि लेट में इतना नहीं आता है कि आपकी परीक्षा निकल जाए। ठीक है ना? और हमें तैयारी करना है परीक्षा के लिए। तो मान लीजिए कि हमने 2 महीने लेट मैगजीन दी। बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो अपडेट होने वाले होते हैं, तो अगर हम एक साथ पढ़ लें उनको तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा या नहीं? जनवरी का कोई कंटेंट आया और हमें पता है कि वो फरवरी में चेंज हो जाएगा, तो हम उसी कंटेंट को कहां देना चाहेंगे? और फिर जब आप एक मास्टर एनालिसिस करना चाहोगे किसी चीज का, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जितने भी करंट अफेयर के सवाल आए वो हमारी मैगजीन से आए, अब उसके और ज्यादा बच्चों को पढ़ना भी ना पड़े, तो थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन जो आता है वो परफेक्ट आता है। इसलिए आप देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में विजन की ही मैगजीन, ठीक है ना? वो हमारा विद्यार्थी हो या हमारा विद्यार्थी ना हो, वो ढूंढता किसको है? टेस्ट वो हमारे ढूंढेगा, मैगजीन वो हमारी ढूंढेगा, क्योंकि हम उसमें मेहनत करते हैं। और उसको बनाने में अब कुछ भी लिख करके छाप देना है 500 पेज का मैगजीन, तो वो बच्चों के लिए बोझिल हो जाएगी ना। क्या वो पढ़ पाएंगे बेचारे? तो उनको पढ़ना भी ज्यादा नहीं है और एक क्रस्क मिलना है, तो थोड़ा लेट होती है। ठीक है ना? लेकिन इतना लेट नहीं होती कि आपकी परीक्षा निकल जाए। वो आपके परीक्षा से पहले आपको तैयार करवा देती है कि क्या होता है। ठीक? और कुछ? धन्यवाद बोलूं मैं आपको? थैंक यू वेरी मच।